नमस्कार दोस्तों, मैं बनवास कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों जी हां, आपका हार्दिक स्वागत है मिशन सक्सेस माइंड 0.2 में। तो दोस्तों आज अपन जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में, उस टॉपिक का नाम है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप एक ऐसे महान शासक हुए हैं इतिहास में जिसके बारे में बहुत ही अच्छा फैक्ट है, बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट हैं कि ये मरते दम तक इन्होंने अपनी अधीनता यानी कि अधीनता स्वीकार नहीं की थी मुग़लों की। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में और इनकी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जो शासनकाल था वो था 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो शासनकाल था वो 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। तो देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं इतिहास में और ये वीर शिरोमणि क्यों कहलाते हैं। तो दोस्तों, अकबर भारत का एक महानतम विजेता और साम्राज्य निर्माता था। जी हाँ दोस्तों, अकबर महान ये भी भारत का एक महानतम विजेता कहलाता है और साम्राज्य निर्माता था। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर भारत में साम्राज्य का विस्तार किया है तो ये अकबर ने किया है। ऐसे सम्राट का विरोध एक अकेले छोटे से राज्य ने किया था और उस राज्य का नाम था मेवाड़। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ यानी कहने का मतलब है कि मेवाड़ एक छोटा सा राज्य था जिसने महाराणा प्रताप ये अकबर एक महान विजेता रहा है और एक ग्रेट यानी कि सम्राट रहा है, इसका विरोध किया है और अकेले मेवाड़ राज्य ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ ने अकबर की साम दाम दंड भेद ये सभी नीतियों का विरोध किया। कहने का मतलब अकबर की जो साम दाम दंड भेद की नीतियां थी उनको पैरों तले रौंद कर अपनी अधीन यानी स्वाधीनता की रक्षा की है। कहने का मतलब यह है कि अकबर ने अपनी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, कैसे भी मेवाड़ पर अपना आधिपत्य जमाए। लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था कि अकबर ने कितना भी कर लिया, साम दाम दंड भेद की नीतियाँ अपना ली, कैसे भी कर लिया, चाहे राजनीति हो चाहे कूटनीति हो, कैसे भी करके मेवाड़ को वो अपने अधीन नहीं कर सका। मेवाड़ के 3 महाराणा हुए थे। मेवाड़ के 3 महाराणा हुए थे जो अकबर के समकालीन थे। मेवाड़ के जो 3 महाराणा हुए थे वो कौन कौन से हैं? उदय सिंह, प्रताप सिंह और अमर सिंह, जो अकबर के समकालीन थे और तीनों ने अकबर की शत्रुता का क्या है सामना करना पड़ा था। कहने का मतलब है तीनों को अकबर की शत्रुता का सामना करना पड़ा था। ये मेवाड़ के 3 महाराणा थे, उदय सिंह, प्रताप सिंह यानी कि महाराणा प्रताप और अमर सिंह, ये अकबर के समकालीन थे। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था और महाराणा उदय सिंह की जो रानी थी जयवंता बाई की कोख से हुआ था। यानी कि इनकी माता का नाम क्या था? जयवंता बाई, और इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह। 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म तो 9 मई 1540 ईस्वी सन को हुआ था अंग्रेजी कैलेंडर के तहत, और अगर हिंदी कैलेंडर की बात करें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। यानी हिंदी कैलेंडर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप की जो जयंती मनाई जाती है वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ही मनाई जाती है। महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इतिहास में महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आगे, महाराणा प्रताप की जो माता का नाम था वो जयवंता बाई, जो पाली के अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। यानी कि माता का नाम था जयवंता बाई। महाराणा प्रताप की जो माता का नाम था वो था जयवंता बाई, जो पाली के अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। और इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था अजबदे के साथ, ये ध्यान रखना। यानी कि विवाह हुआ था अजबदे के साथ, जो रामरख पवार की पुत्री थी।
इन्हीं से युवराज अमर सिंह का जन्म हुआ था। यानी कहने का मतलब है, अगर इतिहास में ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि युवराज अमर सिंह का जन्म या युवराज अमर सिंह की जो माता का नाम था वो क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा अजबदे। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। यानी कि महाराणा प्रताप के जो पिता थे वो कौन थे? महाराणा उदय सिंह थे। जी हाँ। यानी कि महाराणा प्रताप से पहले जो मेवाड़ के शासक थे वो कौन थे? महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह के दो रानियाँ थी, एक तो थी जयवंता बाई और एक थी धीर बाई भटियाणी। यानी कि महाराणा उदय सिंह के दो रानियाँ थी, एक तो थी जयवंता बाई और एक थी धीर बाई भटियाणी। जयवंता बाई से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वो थे एक तो प्रताप सिंह और एक था शक्ति सिंह। यानी कि जयवंता बाई के दो पुत्र हुए थे, एक तो प्रताप सिंह और एक है शक्ति सिंह। धीरबाई भटियाणी की बात करें तो धीरबाई भटियाणी के भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम है जगमाल। जी हाँ दोस्तों। यानी कि धीरबाई भटियाणी के जो पुत्र हुआ था वो कौन था? जगमाल। नेक्स्ट है कि महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री कौन? धीरबाई भटियाणी से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जबकि प्रताप सिंह, यानी कहने का मतलब महाराणा प्रताप थे, वो सबसे बड़े पुत्र थे और योग्य पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों। कहने का मतलब है कि धीरबाई भटियाणी क्या थी? महाराणा उदय सिंह की प्रिय रानी थी। यानी कि धीरबाई भटियाणी क्या थी? महाराणा उदय सिंह की प्रिय रानी थी। इसी वजह से महाराणा उदय सिंह ने अपनी जो दूसरी रानी थी, कौन सी? धीरबाई भटियाणी, इसका जो पुत्र था जगमाल, इसको ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जबकि उत्तराधिकारी का अधिकार किसे प्राप्त था? प्रताप सिंह को, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र ये था और योग्य पुरुष भी, यानी योग्य पुत्र भी था, यानी कि राजा बनने लायक भी था, शासक बनने लायक भी था। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं अपन। महाराणा उदय सिंह की जो रानी थी धीरबाई भटियाणी, कहने का मतलब है कि धीरबाई भटियाणी ने यानी कि जगमाल को राजा बनाने के लिए क्या किया था कि महाराणा उदय सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, यानी कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में धीरबाई भटियाणी ने क्या किया? कुछ सरदारों को अपने अधीन कर लिया और जगमाल को क्या कर दिया? जगमाल का क्या कर दिया? उसने राज तिलक कर दिया। कहने का मतलब है कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद धीरबाई भटियाणी ने कुछ सरदारों को अपने अधिकार कर लिया, यानी कि अपने अधिकार अधीन ले लिया और जगमाल का क्या कर दिया? वहाँ पर राज तिलक कर दिया। क्योंकि उत्तराधिकार तो नियुक्त पहले ही कर चुके थे, यानी महाराणा उदय सिंह ने उत्तराधिकार का पद तो उसको पहले ही सौंप दिया था और जगमाल का उसने क्या कर दिया था? राज तिलक कर दिया था। लेकिन जालोर के जो अखेराज सोनगरा थे, यानी कि जालोर के जो अखेराज थे और ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया। यानी कहने का मतलब है कि जालोर के अखेराज और ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया और मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को क्या कर दिया? वहाँ से यानी कि पद से हटा दिया और हटाकर महाराणा प्रताप को क्या किया? यानी कि महाराणा प्रताप का क्या कर दिया था? राज तिलक कर दिया था। और ये फैक्ट भी बहुत ही मोस्ट है कि महाराणा प्रताप का जो राज तिलक किया था, यानी कि अखेराज सोनगरा ने और ग्वालियर के जो राम सिंह थे, इन्होंने और मेवाड़ के कुछ सरदारों ने जगमाल को तो हटा दिया था और महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया था। वो जगह पूछी जा सकती है, बहुत ही गजब का फैक्ट है। उस जगह का नाम है गोगुंदा। जी हाँ दोस्तों, ये आगे अपन पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक होता है, प्रथम राज्याभिषेक, वो कहाँ पर होता है? वो गोगुंदा में ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें महाराणा प्रताप, इसे राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। यानी कहने का मतलब जब जगमाल को हटा दिया जाता है और महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया जाता है तो उसे राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। यानी राजमहलों की क्रांति का मतलब ये है कि राजा के द्वारा, यानी कि शासक तो नियुक्त किया जाता है और शासक नियुक्त करने के बाद में उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, और दूसरे को जब राजा बना दिया जाता है तो वो क्रांति के रूप में, यानी कि आपस में विरोध का कारण बनता है। इसी वजह से इसे राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। इसके बाद में क्या करता है जगमाल रुष्ट होकर, यानी कि जगमाल क्या करता है? रुष्ट होकर अकबर की सेवा में कहाँ चला जाता है? वो आगरा चला जाता है। जी हाँ, यानी कि जगमाल रुष्ट होकर अकबर की सेवा में कहाँ चला जाता है? वो आगरा चला जाता है। और जब प्रताप गद्दी पर, यानी कि अब यानी कि महाराणा प्रताप का तो राज तिलक हो ही जाता है
उस समय यानी कि जब प्रताप गद्दी पर बैठते हैं तब उनकी आयु कितनी साल की होती है, यानी कि 32 साल के वो यानी कि राजगद्दी पर बैठते हैं। कौन? महाराणा प्रताप। यानी कि महाराणा प्रताप ने जब राजगद्दी प्राप्त की थी, यानी कि महाराणा प्रताप का जब राज तिलक हुआ था, उस समय महाराणा प्रताप की आयु अगर पूछी जाए तो वो कितनी थी? 32 ईयर्स, यानी कि 32 साल। आगे देखते हैं नेक्स्ट। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक, अभी मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कब होता है? 1 मार्च 1572 ईस्वी को। जी हाँ, यानी कि महाराणा प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक होता है वो कब होता है? 1 मार्च 1572 ईस्वी को होता है। और कहाँ पर होता है? गोगुंदा। और गोगुंदा कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना। यानी कि 1 मार्च 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक होता है और कहाँ पर होता है? गोगुंदा में। और गोगुंदा कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। उस समय क्या करता है महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की नई राजधानी कुंभलगढ़ को बनाकर अपना शासन प्रारंभ करता है। कहने का मतलब महाराणा प्रताप ने राज तिलक तो गोगुंदा में होता है, लेकिन अपनी जो नई राजधानी बनाता है वो कहाँ बनाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। और वहाँ से ही वो अपना शासन प्रारंभ करता है, यानी कि शासन की बागडोर संभालता है। कौन? राणा प्रताप। आगे देखते हैं महाराणा प्रताप का जो द्वितीय या विधिवत राज्याभिषेक होता है वो होता है 1572 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि महाराणा प्रताप का जो दूसरा राज्याभिषेक होता है या विधिवत राज्याभिषेक भी अपन इसको बोल सकते हैं, वो होता है 1572 ईस्वी में, 1572 ईयर्स ईस्वी सन। उसमें क्या होता है कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि राणा प्रताप का जो दूसरा राज्याभिषेक होता है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही गजब का फैक्ट है कि राणा प्रताप का जब दूसरा राज्याभिषेक होता है या विधिवत राज्याभिषेक होता है, उस समय मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन, यानी कि जोधपुर के राठौड़ शासक थे ये रावचंद्र सेन, बहुत ही गजब के ये शासक रहे हैं। इन्होंने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इस समारोह में मारवाड़ के शासक जो रावचंद्र सेन है वो भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, यानी कि वहाँ पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? यानी कि राज्याभिषेक होता है कौन सा? महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक। उस समय यानी कि मारवाड़ के जो शासक थे रावचंद्र सेन, वो भी वहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है राणा प्रताप। राणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को है। यानी कि ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, वैसे ये सारे के सारे उधर आ चुके हैं, लेकिन एक बार पॉइंट इनको रिवाइज कर लेते हैं कि जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। राज तिलक की बात करें तो 1 मार्च 1572 ईस्वी को उनका राज्याभिषेक होता है, यानी प्रथम राज्याभिषेक होता है। ठीक है। अगर देहांत की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत यानी कि पहले भी पूछा जा चुका है। देहांत यानी कि राणा प्रताप का जो देहांत था, महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था वो हुआ था 19 जनवरी 1597 ईस्वी। और महाराणा प्रताप 32 वर्ष की आयु में शासक बने थे। यानी कि राणा प्रताप ने जब राजगद्दी प्राप्त की थी, यानी कि राज्याभिषेक हुआ था या राज तिलक हुआ था, उस समय राणा प्रताप की अगर आयु की बात करें तो वो थी 32 साल। यानी कि 32 साल की उम्र में उन्होंने राजगद्दी को प्राप्त किया था। राणा प्रताप या महाराणा प्रताप ने 25 वर्षों तक मेवाड़ में शासन किया था। श्योर सी बात है कि 1572 ईस्वी में उन्होंने राजगद्दी को हासिल किया। कहने का मतलब है शासक बने और 1597 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। तो कहने का मतलब 25 सालों तक यानी कि मारवाड़ या मेवाड़ में उन्होंने शासन किया। किन्होंने? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप का 57 वर्षों की आयु में देहांत हो गया था। कहने का मतलब है कि महाराणा प्रताप की अगर देहांत की बात करें तो कितनी साल में उनका देहांत होता है, यानी कि जब उनका देहांत होता है तो कितने साल के थे? 57 साल के। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पहले भी आ चुका है कि महाराणा प्रताप का जब देहांत होता है तो उसकी आयु कितनी थी? यानी कि 57 साल उनकी आयु थी। किसकी? किनकी? राणा प्रताप की। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो राणा प्रताप के जीवन से संबंधित और राज तिलक से संबंधित यानी राज्याभिषेक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इतने ही आज के वीडियो में देखेंगे। आगे के जो वीडियो आएंगे 2 या 3 जो भी वीडियो अपन यानी कि हमारे पास बनते हैं, ठीक है, उनमें महाराणा प्रताप और अकबर यानी कि शुरुआत में हमने पढ़ी थी कि अकबर एक महान शासक था और भारत में बहुत ही यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया था।
राणा प्रताप और मुग़ल, कहने का मतलब है अकबर के बीच में क्या संबंध रहे थे, युद्ध कौन कौन से हुए थे, उनमें जो मेन जो युद्ध की बात करें तो मेन युद्ध है वो बहुत बार पूछा जा चुका है और इतिहास में सबसे मोस्ट फैक्ट के रूप में भी अपने सामने आता है। उस युद्ध का नाम है हल्दीघाटी का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध। तो उस हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में भी अपन डिटेल से देखेंगे कि राणा प्रताप और अकबर के बीच में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, उसका निर्णय क्या था, उसके जो कारण थे वो क्या थे, और उस युद्ध में राणा प्रताप की ओर से कौन से शासक लड़े थे मेन, और मुग़ल यानी कि अकबर की ओर से किसने युद्ध की शुरुआत की थी या बागडोर संभाली थी, नेतृत्व किया था वो। और उसमें मैंने ये फैक्ट भी है कि उसमें हाथी और घोड़ों के नाम भी दे रखे हैं कि हाथी और घोड़ों के नाम क्या थे जिन्होंने युद्ध में यानी कि बागडोर या अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि राणा प्रताप को अकबर ने यानी कि अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपना शिष्टमंडल भेजता है। कौन? अकबर राणा प्रताप के पास में। तो उस शिष्टमंडल में जो भेजे गए थे यानी कि भेजे गए जो सदस्य थे या भेजे गए जो भी शासक मान लो या सदस्य मान लो, वो कौन कौन से थे उनके बारे में भी अपन देखेंगे। क्या राणा प्रताप के पास में शिष्टमंडल आते हैं, 4 भेजे थे, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, लेकिन क्या राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की थी या नहीं की थी, ये उसी वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही है। अगले टॉपिक के अंदर बहुत ही गजब के फैक्ट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको थोड़ा सा भी, तो लाइक करना तो बनता ही है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।